हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935 को विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1919 को समझा था। जिन साथियों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है उसे जाकर के देखें, फिर इसे कंटिन्यू करें, क्योंकि आपको अगर 1919 का अधिनियम क्लियर समझ में आ जाता है तो 1935 के अधिनियम को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले उसे देख लें ताकि आपका बेस बन जाए। ठीक, आइए इसे शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था संवैधानिक विकास क्या होता है। तो संविधान के निर्माण हेतु जो भी घटनाएं हुई, जो भी अधिनियम आए और जो भी अन्य कंट्री से हमने प्रावधानों को हमारे संविधान में लिया, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे संविधान विकास क्रम की चीज़ें हैं। ठीक, तो इसी संविधान विकास के क्रम में भारत शासन अधिनियम एक्ट ऑफ 1935 और एक्ट ऑफ 1990 जिसे हमने पढ़ लिया है 1919 का अधिनियम, ये दो महत्वपूर्ण सीढ़ियां हैं हमारे संवैधानिक विकास हेतु, जिसमें 1935 का जो अधिनियम है यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों इतना महत्वपूर्ण है यह अधिनियम? क्योंकि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो 250 से ज्यादा प्रावधान आर्टिकल्स सीधे सीधे हम लोगों ने 1935 के अधिनियम से ले लिया था। इसलिए यह अधिनियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है। ठीक, 1919 भी और 1935 दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका वास्तविक नाम क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। यह जो अधिनियम आया ब्रिटिश पार्लियामेंट के पूरे इतिहास में सबसे लंबा और सबसे जटिल अधिनियम था। क्यों इतना लंबा और जटिल था? क्योंकि इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 321 आर्टिकल्स थे, 14 भाग थे, 14 पार्ट्स एंड 10 अनुसूचियां, 10 शेड्यूल्स थे। ठीक, ये जो इतने भी पॉइंट्स मैं यहां पे आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। एक एक बिंदु को आप ध्यान रखिएगा, एक एक बिंदु पर आप लोग बहुत गौर करिएगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, पृष्ठभूमि की बात करते हैं। साथियों, जब हम लोगों ने 1919 के अधिनियम को पढ़ा था तो वहां पे भी मैंने बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से समझाया था। क्यों बैकग्राउंड, क्यों पृष्ठभूमि समझना जरूरी है? ताकि उस टॉपिक को, उस अधिनियम को अच्छे से समझ सकें, उसमें जो भी प्रावधान दिए हुए हैं उसे अच्छे से समझ सकें, इसलिए इसकी पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है। तो 1935 की पृष्ठभूमि में सबसे पहला जो पॉइंट है 1919 का अधिनियम। ठीक, क्यों है? क्यों? क्योंकि 1919 के अधिनियम के बाद 1935 का अधिनियम आता है। इस बीच 1919 से लेकर के 1935 तक जो समय काल था, इस बीच जो भी घटनाएं हुई वो सारी की सारी 1935 अधिनियम की पृष्ठभूमि बनी। तो सबसे पहले 1919 का अधिनियम आया तो इसमें जो भी खामियां थी, कमियां थी, उनका निराकरण हेतु, उनकी समीक्षा हेतु हमने आप लोगों को बताया था कि साइमन कमीशन आया था इसकी समीक्षा हेतु कि कितनी बातें इंप्लीमेंट हुई, कितनी बातें इंप्लीमेंट नहीं हुई, क्या चीज ऐड करने की जरूरत है, क्या चीज हटाने की जरूरत है। ये सारी चीजें 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन बैठाया गया था। ठीक है, तो अब 1919 के अधिनियम में जो चीजें नहीं ऐड हुई या फिर जो चीजों की जरूरत पड़ी समय के रहते, समय अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना, तो उन सभी बातों को रखने के लिए 1935 का अधिनियम आया। ठीक, 1919 के अधिनियम की समीक्षा है तो आप लोगों को बताया कि साइमन कमीशन 1927 में आया था, आना चाहिए था 1929 में, 1929 में 2 वर्ष पहले आ गया था। ठीक है, और इसका पूरे भारत में बढ़ चढ़ करके विरोध हुआ था, ब्लैक फ्लैग दिखाए गए थे, है ना, साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था। ठीक, तो ये समीक्षा हेतु आया था किसके? 1919 अधिनियम के।
क्लियर। तो क्या हुआ इसमें, जब साइमन गो बैक का नारा दिया जा रहा था तो ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप लोग इतने ही इंटेलिजेंट हैं, आप लोग इतने ही मतलब समझदार हैं, तो आप लोग ही एक रिपोर्ट बनाइए और पेश करिए। मतलब उन्होंने भारतीयों को चैलेंज दिया कि आप लोग ही कुछ बना करके दीजिए, और उन्होंने एक शर्त रखी। किसके बाद? साइमन कमीशन के बाद एक शर्त रखी कि आप जो रिपोर्ट तैयार करेंगे वो रिपोर्ट सभी पार्टियों के द्वारा, और जितने भी धर्म हैं, सभी धार्मिक लोग, जो धर्म के अलग अलग जो लोग हैं, वह मान्य हो। मतलब वो रिपोर्ट सभी लोग एक्सेप्ट कर सकें, ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी है। क्या समझ में आ रहा है कि सभी पार्टी के लोग उसमें सहमति अपनी दें, और जितने भी धर्म के लोग हैं उन लोगों की भी सहमति हो, ऐसी रिपोर्ट आप बना करके दीजिए। तो इस चैलेंज को भारतीय एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक कमेटी का निर्माण करते हैं जिसको नेहरू कमेटी बोलते हैं। ठीक, नेहरू कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नेहरू। कौन नेहरू? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू इस कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। उनकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे 1928 में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, साइमन कमीशन आता है भारत, उसको गो बैक का नारा दिया जाता है, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बोला जाता है कि ठीक है, आप लोग रिपोर्ट तैयार करिए और पेश करिए। चैलेंज दिया जाता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और नेहरू रिपोर्ट तैयार करके पेश करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। क्यों? क्योंकि जब हमारा 1935 का अधिनियम बनता है तो इसके कुछ बिंदुओं को भी डायरेक्टली लिया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 को। उसके बाद साइमन कमीशन वापस आता है। कब आता है? 1930 में। पहले जब आया था 1927 में, तो ये वापस चला जाता है बिना किसी रिपोर्ट को तैयार किए। ठीक है, तो वापस आता है और वापस आने के बाद नेहरू रिपोर्ट्स को लेता है, जायजा करता है और अपने अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट तैयार करता है। तो आपको पूछा जाए साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आया, तो 1930 में आया, 1930 में। यह भी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है क्योंकि इसके भी कुछ प्रावधानों को 1935 के अधिनियम में ले लिया जाता है। ठीक, तो दो चीजें, नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन रिपोर्ट, इन दोनों रिपोर्ट से कुछ बिंदुओं को, कुछ प्रावधानों को आपको 1935 में देखने को मिलेगा। ठीक है, 1919 का अधिनियम पृष्ठभूमि है ही। उसके बाद आते हैं गोलमेज सम्मेलन। क्या है यह सम्मेलन, क्यों रखा गया था, पहले आप ये से समझो। साथियों, गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था कि जो भी साइमन कमीशन ने रिपोर्ट तैयार की है उस पर विस्तार से चर्चा करें सब लोग मिलके, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया था। ठीक, और उस चर्चा के दौरान सभी कमियों को प्राप्त किया जाए और उसका निराकरण के लिए कुछ कमेटी वगैरह बनाई जाए, या फिर अधिनियम जो आएंगे अगले उसमें उसे ऐड किया जाए। समझ में आ रहा है? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हेतु गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक, और गोलमेज सम्मेलन 3 सम्मेलन होते हैं गोलमेज के। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है वह होता है 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है वह होता है 1931 में, और जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है वह होता है 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अंबेडकर भाग लेते हैं। ठीक, B.R. अंबेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लेते हैं और सभी बातों पर चर्चा भी करते हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई भी सदस्य नहीं जाता है, सिर्फ महात्मा गांधी को बुलाया जाता है और वो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शिरकत करते हैं, सम्मिलित होते हैं, जो कि 1931 में होता है। ठीक है, तो
आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि हम गोलमेज सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं और जो अगला अधिनियम आने वाला है जिसको 1935 का अधिनियम बोल रहे हैं, उसे बनाने की एक पृष्ठभूमि बना रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही है, ये सारी पृष्ठभूमि? ठीक, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख प्रावधान, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जैसे 1919 का अधिनियम हमने पढ़ा था, उसमें स्क्रीनशॉट मैंने कीवर्ड्स में सारे प्रावधानों को रख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। और 1919 का अधिनियम आपने जो लिखा है उसके बगल में ही उसी पेज में इसे भी लिखो और दीवार में चिपकाओ और डेली रिवाइज करो। समझ में आ रहा है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रावधान हैं और मैंने कीवर्ड्स फॉर्म में शॉर्ट में इसे प्रस्तुत किया है। इसको डिटेल में अभी देखेंगे। इंग्लिश मीडियम कर लीजिए, ओके। अब यहां पे एक मैंने नोट लिखा हुआ है, इसे समझो क्या है ये नोट, उसके बाद हम लोग इसके प्रावधानों को देखते हैं। प्रस्तावना नहीं थी। 1935 का जो अधिनियम आया, प्रारंभ में इसमें कोई भी प्रस्तावना नहीं थी, कोई प्रियम्बल नहीं था, प्रस्तावना नहीं थी। तो क्या हुआ, बाद में इसका विरोध होना चालू हुआ और विरोध के बाद 1919 का अधिनियम जो आया था उसमें जो प्रस्तावना थी उसे सीधे तौर पर 1935 के अधिनियम में ऐड कर दिया गया। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को 1935 के अधिनियम में जोड़ दिया गया। तो प्रश्न बनेगा, किस अधिनियम की प्रस्तावना को 1935 के अधिनियम में जोड़ा गया? तो आप आंसर दोगे 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को जोड़ा गया। क्लियर है ना? तो ये जोड़ दिया गया। अब यहां पे प्रावधानों की बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट है, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की बात कर रहा है। ठीक, थोड़ा सा हम लोग 1919 की बात करते हैं। 2 पॉइंट इसमें हमने पढ़े थे कि पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई, मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, केंद्रीय विधानमंडल था, उसे 2 सदनों में विभाजित किया गया, एक तो उच्च सदन और एक निम्न सदन। ये हमने 1919 के अधिनियम में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। यह 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हमने पढ़े थे। यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, अखिल भारतीय संघ का निर्माण। और दूसरा, संघीय विधान मंडल। आपको 1935 के अधिनियम में हर चीज संघीय वर्ड से रिलेटेड आपको मिलेगा। संघीय मतलब फेडरल, इंग्लिश मीडियम, फेडरल लेजिस्लेचर। क्लियर है? तो 1935 के अधिनियम में क्या बात हो रही है, अखिल भारतीय संघ की और संघीय विधान मंडल की क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, ये वही पॉइंट को वापस लिख दिया हूं कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को जोड़ा था 1935 के अधिनियम में। तो अखिल भारतीय संघ, इसे आप समझिए, इसकी स्थापना की गई 1935 अधिनियम के तहत। इसे आप समझिए अखिल भारतीय संघ। जो हमारा भारत था 1935 के समय काल में 2 पार्ट में था। एक पार्ट था जिसमें ब्रिटिश जो हैं वो डायरेक्ट अपना शासन स्थापित किए हुए हैं, और एक मतलब प्रत्यक्ष रूप से, और आधे भाग में वो अप्रत्यक्ष रूप से शासन अपना स्थापित कर रखे हैं। तो जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जिसमें शासन व्यवस्था बना रखे हैं वो प्रांतों में बटा था। 1935 के समय 11 प्रांत थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत। और अप्रत्यक्ष रूप से जहां शासन कर रहे थे वो थे हमारे देसी रियासत।
उस समय कितने देशी रियासत थे? लगभग 565 से ज्यादा, कुछ ज्यादा। ठीक है, तो पूरे भारत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और आधे पार्ट में ये देसी रियासत हैं जहां राजा रजवाड़े यहां पे शासन स्थापित किए हुए हैं और उन पे कंट्रोल कौन कर रखा है? ब्रिटिशर्स कर रखे हैं। और आधे पार्ट में भारत के ब्रिटिश डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित किए हुए हैं और उसको 11 प्रांतों में विभाजित किया गया है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, जो हमारा पहला पॉइंट है अखिल भारतीय संघ का निर्माण। उन्होंने बोला कि ये जो 11 प्रांत हैं और ये जो देसी रियासतें हैं, इनको जोड़ दिया जाए और जोड़ के संघ बनाया जाए। जैसे आज हमारा भारत है, हम बोलते हैं हमारा भारत जो है वह राज्यों का संघ है। सभी राज्य हैं और राज्यों को पिरो करके एक संघ बनाया गया है। क्लियर है? वैसे ही इन्होंने कहा कि इस 11 प्रांत को और सभी देशी रियासतों को जोड़ करके संघ का निर्माण किया जाए, जिसको अखिल भारतीय संघ नाम दिया। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया एसोसिएशन। क्लियर है? कितनी अच्छी बात चल रही है कि ये व्यवस्था आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? शासन व्यवस्था काफी अच्छा हो जाएगा और चीजें अच्छे से दुरुस्त तरीके से चलना चालू हो जाएंगी। बट ऐसा होता है क्या? तो आइए देखते हैं। अब इसमें उन्होंने कुछ शर्तें रखी। अब शर्तें आ गई, समझ जाओ कि मतलब कुछ व्यवधान आ गया। उन्होंने शर्तें रखी अखिल भारतीय संघ निर्माण हेतु कि सबसे पहली शर्त है कि इन्हें तो सम्मिलित होना जरूरी है। ये सम्मिलित होंगे ही होंगे। जो 11 प्रांत हैं इनका सम्मिलित होना बिल्कुल जरूरी है, नेसेसरी है, फोर्सफुली है। बट यहां पे जो देसी रियासतें हैं ये ऐच्छिक हैं, मतलब यहां के राजा रजवाड़े चाहे तो जुड़ सकते हैं और चाहे तो ना जुड़े। तो क्या दिक्कत है सर? जितने भी देसी रियासतें हैं वो आ जाएं और ये 11 प्रांत तो आएंगे ही, इनको मिला करके संघ बना दिया जाए, अखिल भारतीय संघ का निर्माण कर दिया जाए। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो उन्होंने एक दूसरी शर्त रखी। ये तो पहली शर्त थी। उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि जो देसी रियासतें हैं इनका जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या है, उसकी आधी जनसंख्या आना कंपलसरी है, तभी अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कहने का मतलब है, मान लेते हैं इन 565 रियासतों की जो पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ में मान ले रहा हूं ऑन एन एवरेज। तो इसकी आधी पॉपुलेशन कितनी हुई? 5 करोड़। अब यहां पे कितनी देसी रियासतें आए फर्क नहीं पड़ता है, जितनी भी आए उनका जो पॉपुलेशन है, उनकी जो जनसंख्या है वह 5 करोड़ से ज्यादा हो। अगर टोटल पॉपुलेशन जो है 10 करोड़ है तब, अगर 8 करोड़ है तो 4 करोड़, कम से कम इतनी होनी चाहिए। ये जो शर्त है ना दोस्तों, यहीं पे फंस गई बात, यहीं पे बात फंस गई और अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो पाता है। पर प्रश्न आएगा कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया? तो आप बोलोगे भारत शासन अधिनियम 1935। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अखिल भारतीय संघ कैसे बन रहा है? ये पूरा अखिल भारतीय संघ है कि आप सारे के सारे प्रांत, 11 प्रांत और सारे के सारे रियासत, जो 565 रियासतें हैं या इससे ज्यादा हैं, इन सबको जोड़ के संघ का निर्माण करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब यहां पे एक बात आती है संघीय विधान मंडल की, संघीय विधान मंडल की। ठीक, फेडरल लेजिस्लेचर। अभी हमने 1919 में पढ़ा था कि जो हमारी शासन व्यवस्था है सेंट्रल लेवल पे, वो क्या है? उसका नाम क्या है? केंद्रीय विधान मंडल, सेंट्रल लेजिस्लेचर। उस वर्ड में केंद्रीय को हटा करके संघीय जोड़ा गया। क्या समझ में आ रहा है? ये सेंट्रल लेवल पे जो सरकार चल रही है उसी को क्या बनाने की बात कर रही है? संघीय विधानमंडल बनाने की बात कर रही है इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब आप बताओ, जब अखिल भारतीय संघ का ही निर्माण नहीं हो पाया, अस्तित्व में नहीं आ पाया, तो क्या संघीय विधान मंडल अस्तित्व में आ पाएगा? ये तो तब आएगा ना जब हमारा पूरा भारत
अखिल भारतीय संघ हो तभी तो संघीय विधानमंडल बनेगी। तो यह भी अस्तित्व में नहीं आ पाया। तो क्या चल रहा था, जो पहले से पूर्वत जैसे जो पहले से चल रहा था वही चल रहा। क्या कि सेंट्रल लेवल पे एक विधानमंडल है जिसको केंद्रीय विधानमंडल बोलते हैं, उसके दो सदन हैं, उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन का नाम राज्य परिषद और निम्न सदन का नाम केंद्रीय विधानसभा। वही चल रहा है। 1919 में हमने बनाया था द्विसदनात्मक, यहां पे भी द्विसदनात्मक है। केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनात्मक है, मतलब जो सेंटर की सरकार है वह दो सदन है उसमें। 1919 में बनाया गया, उसे कंटिन्यू यहां पे किया गया। कितनी बात समझ में आ रही है? तो अगर प्रश्न बनेगा अखिल भारतीय संघ का निर्माण किस अधिनियम में, तो 1935। संघीय विधानमंडल का निर्माण किस अधिनियम में, 1935। थर्ड पॉइंट है शक्तियों का विभाजन, विषयों का विभाजन, डिवीजन ऑफ टॉपिक्स। यहां पे क्या हुआ, जो संघ है और जो प्रांत है इनमें विषयों को विभाजित कर दिया गया कि ये सारे विषय पर संघ कार्य करेगी और इन सभी विषयों पर प्रांत कार्य करेगी, और कुछ सब्जेक्ट्स बचे, कुछ विषय बचे, उसे संवर्ती सूची में डाला गया। तो यहाँ 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय रखे गए, ठीक, और प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए और संवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। संघ सूची में जो सेंट्रल लेवल पे सरकार है वो कार्य करेगी, और प्रांत सूची में जो प्रांत लेवल पे, राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो सरकार है वो कार्य करेगी, और संवर्ती मतलब दोनों, ये वे विषय थे जिसमें संघ भी कार्य कर सकता है और प्रांत की सरकार भी कार्य कर सकती है, उसे संवर्ती सूची में डाला गया ऐसे विषयों को, ठीक। फिर पॉइंट है अवशिष्ट विषय और आपातकालीन अधिकार, ये वायसराय को दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया। अवशिष्ट विषय क्या है, जो विषय आपके इसमें संघ सूची में, जो विषय प्रांत सूची में और जो विषय संवर्ती सूची, तीनों सूची में नहीं होंगे, वे विषय अवशिष्ट विषय कहलाएंगे। और उन विषयों पर कार्य करने का जो अधिकार है वह किसे मिला, वायसराय को मिला, ठीक। और आपातकालीन अधिकार भी किसको मिला, वायसराय को मिला। मतलब इन्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया है। परंतु अगर प्रश्न आएगा कि शक्तियों का विभाजन पहली बार किस अधिनियम में किया, तो हमने पढ़ा था 1919 में किया गया था। इस तरीके से सब्जेक्ट को ये डिवाइड जो किया गया, इसमें फिक्स विषय जो रखे गए, ये 1935 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट अखिल भारतीय संघ, दूसरा संघीय विधानमंडल, तीसरा शक्तियों का विभाजन। चौथा पॉइंट है संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना। संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। क्या है सर, इससे पहले भी एक कोर्ट का निर्माण की स्थापना की जा चुकी है, पता होगा आपको, बंगाल में, कलकत्ता में। क्या समझते हैं? जब कोर्ट की बात आए तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके तहत सबसे पहले कलकत्ता में, बंगाल में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की, किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की। क्लियर? कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट, 1773, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कर भी दी गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्फे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश।
यहां पे क्यों बता रहा हूं, कंफ्यूजन होता है। जब संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की बात आती है और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो आप कंफ्यूज होगे, इसलिए मैं दोनों को यहां बता रहा हूं। 1935 के तहत आपको बताना है फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई है, मतलब संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है, और ये जो है ये सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक, इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्फे, इसे आप नोट कर लो। यह सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया और 1935 के तहत जो स्थापना हुई है वो हुई है फेडरल कोर्ट की। कब हुई है, दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को हुई है। संघीय न्यायालय की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में की गई। ठीक, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे अधिकतम। इनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा, जो ब्रिटिश में बैठा सम्राट है उसके द्वारा होगी। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं मॉरिस गुएयर। एलिजा इम्फे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, मॉरिस गुएयर जो हैं वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश संघीय न्यायालय के हैं, फेडरल कोर्ट के हैं। अगर संघीय न्यायालय में कोई निर्णय सुनाया जाता है और आप संतुष्ट नहीं होते हो तो उसके विरुद्ध अपील करने की जो बात है वो प्रीवी काउंसिल में कर सकते हो, जो प्रीवी काउंसिल उस समय लंदन में था। ठीक, ये न्यायालय की बात हो गई, समझ में आ रहा है, इसे नोट कर लेना। आगे देखते हैं। संघीय बैंक आरबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूछता है कि आरबीआई की स्थापना, संघीय बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो 1935 के अधिनियम के तहत की गई। संघीय बैंक, संघीय न्यायालय, ये दोनों की स्थापना किस अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935, डेट भी याद रखिएगा, कलकत्ता में की गई। ठीक, अभी कहां है इसका हेडक्वार्टर, अभी इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मुंबई में। और ये हमारा जो संघीय न्यायालय है इससे अब क्या बोल दिया गया है, अब इसका नाम सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया है। अब अभी के प्रेजेंट के टाइम पे, ये सब मैं 1935 के टाइम की बात बता रहा हूं। ठीक, अभी इसका नाम सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है, पूरे देश का एक सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आगे बात करते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। अब यहां पे आपको समझना होगा 1909 मार्लेमिंटो, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और 1935 का अधिनियम, ये 3 अधिनियम लाइन से आए। सांप्रदायिक निर्वाचन को अच्छे से समझो आप। 1909 में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लाया गया, उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। ठीक, पृथक निर्वाचन। 1919 में इस सांप्रदायिक पद्धति, निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया और मुसलमानों के साथ सिखों, आंग्ल भारतीयों और ईसाइयों को, सिख, आंग्ल भारतीय और ईसाइयों को पृथक निर्वाचन दिया गया। अब 1909 और 1919 की बात है ये। ठीक, सॉरी। अब 1935 में क्या किया गया, इसका और विस्तार किया गया। अब जो हरिजन समुदाय है, जिसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, इनको भी पृथक निर्वाचन दिया गया। अब ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया। इन्होंने बोला कि जो हरिजन समुदाय है इनको हिंदू से अलग कर देते हैं। डिवाइड एंड रूल चल रहा है इनका, 1909 से स्टार्ट हो गया है, 1935 तक इस सांप्रदायिक पद्धति को ये विस्तार करते हुए चले जा रहे हैं। क्या किया इन्होंने, ये जो हरिजन समुदाय है इसको भी पृथक निर्वाचन दिया इन्होंने, है ना। कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम में इन्होंने इसको पृथक निर्वाचन दे दिया कि ये लोग हिंदू से अलग हैं, इनको
अलग रखो। क्लियर है? जिससे डिवाइड एंड रूल की वजह से ये लोग 200 से ज्यादा साल इन्होंने यहाँ पे राज किया। आप लोगों को पता ही है, फूट डालो शासन करो। क्लियर? तो आप लोगों को ये पॉइंट, 3 पॉइंट क्लियर है। 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, 1919 में सिख, आंग्ल भारतीय और ईसाइयों को, और 1935 में हरिजनों को, शेड्यूल कास्ट को इन्होंने पृथक निर्वाचन दिया। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ पॉइंट, केंद्रीय स्तर पर द्वैध प्रणाली, डुअल गवर्नेंस सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। और एक पॉइंट, राज्य स्तर पर द्वैध शासन की समाप्ति। पहले इसे समझो। 1919 के अधिनियम में हमने पढ़ा था कि राज्य स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई, डायरकी लाई गई, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स रखे गए थे, एक तो हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। हस्तांतरित और आरक्षित विषय, यहां पे वो द्वैध शासन को समाप्त किया गया। क्वेश्चन आएगा, किस अधिनियम में द्वैध शासन को समाप्त किया गया? तो 1935 के अधिनियम में। किस अधिनियम में द्वैध शासन को लाया गया? तो 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में हमने बोला पहली बार संघ, जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, उसे द्विसदनात्मक किया गया। और यहां पे बोल रहा है कि केंद्र पर द्वैध शासन प्रणाली लाई गई। मतलब द्वैध शासन प्रणाली प्रांतीय स्तर पर 1919 में लाई गई थी, जिसे 1935 में खत्म कर दिया, और 1935 में सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पे द्वैध शासन लाया गया। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक। अब अगर मतलब जो डुअल रूल है, डायरकी है, प्रांतीय स्तर पर समाप्त किया, तो मतलब प्रांतीय स्वायत्तता मिली। तो यहां से प्रश्न बनेगा कि प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत मिली प्रांतों को? तो आप बोलोगे 1935 के अधिनियम में। ठीक। यहां पे राज्य स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। वहां पे 1919 के अधिनियम में पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई, यहां पे राज्यों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था आ गई। अब बाई कैमरल सिस्टम जो है स्टेट लेवल पे भी ले आया गया। एक दो सदन हो गए, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा, जैसे अभी है, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस, निम्न सदन और उच्च सदन। ठीक। ये जो बाई कैमरल सिस्टम है, इसे राज्य, स्टेट लेवल पर इन्होंने यहां पे 1935 अधिनियम के तहत लागू किया। उस समय भारत में 11 प्रांत थे, उसमें से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित कर दी गई। वे प्रांत थे असम, बिहार, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत और मद्रास। क्लियर है? ठीक। एक बार मैं कंपेयर करके भी बता देता हूं। या आगे देखो, म्यांमार, वर्मा, जिसको अभी प्रेजेंट में हम लोग क्या बोलते हैं? म्यांमार। पहले क्या बोलते थे? बर्मा। उसका जो शासन व्यवस्था है 1937 में भारत से अलग किया गया। मतलब 1937 तक भारत में जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसी के द्वारा भारत में, साथ ही साथ बर्मा, म्यांमार में शासन व्यवस्था को संचालित किया जा रहा था, जिसे 1937 में म्यांमार को अलग कर दिया, भारत को अलग कर दिया। वहां से शासन व्यवस्था संचालन अब बर्मा में अलग सरकार कर रही है। तो किस अधिनियम के तहत म्यांमार के शासन व्यवस्था को भारत से अलग किया गया? तो 1935 अधिनियम के तहत। कब किया गया? 1937 में। क्लियर? लास्ट पॉइंट है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया। एडवोकेट जनरल, किस अधिनियम के तहत एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता का सृजन किया गया? तो आप बोलोगे भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 में किस पद का सृजन किया गया था? तो वहां पे किया गया था इंडियन हाई कमिश्नर। भारतीय उच्चायुक्त। ठीक। तो 1919 अधिनियम के तहत भारतीय उच्चायुक्त, इंडियन हाई कमिश्नर पद का सृजन किया गया, और 1935 अधिनियम के तहत महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल
पद का सृजन किया गया। इतनी बात क्लियर है? ठीक, मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। जो मेन पॉइंट्स हैं 1919 के और 1935 के, ये है 1919 का अधिनियम और ये है 1935 का अधिनियम। ठीक, पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। केंद्र में द्विसदन है, द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। दूसरा, प्रांत पे द्वैध शासन लाया गया, डायरकी लाई गई, द्वैध शासन। ठीक है, यहां पे क्या किया जा रहा है, यहां पे जो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। बस क्या किया, संघीय भारत संघ का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे यहां पे समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन समाप्त। परंतु केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया, द्वैध शासन स्थापित। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यह द्विसदनीय है, यहां पे भी द्विसदनीय है केंद्र। यहां पे प्रांत द्वैध शासन चल रहा था, यहां पे प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया और प्रांतों में भी द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल सिस्टम लाया गया। द्विसदनीय व्यवस्था वही होता है, दो सदन है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। क्लियर है? ठीक, यहां पे हाई कमिश्नर, भारतीय उच्चायुक्त, पद का सृजन किया गया था और यहां पे महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता पद का सृजन किया गया। क्या इतनी बात क्लियर है? नोट कर लें। नोट है कुछ, इसे समझ लो। केंद्र प्रांतीय स्वायत्तता, केवल प्रांतीय स्वायत्तता मिली, पूर्ण स्वराज नहीं मिला। ठीक, केंद्र में अभी भी अनुत्तरदायी शासन बना रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ बातें हो रही हैं और संघीय व्यवस्था की बात भी चल रही है, लेकिन वह स्थापित नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि शर्तें ही ऐसी थी। गवर्नर जनरल की निरंकुशता बनी रही, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां जो है वह गवर्नर जनरल वायसराय को प्राप्त था। अब अवशिष्ट शक्तियां पता है, वे सारे विषय जो संघ और प्रांत के और समवर्ती सूची तीनों में नहीं आता है, वह किसको मिला? वह गवर्नर जनरल वायसराय को मिला। ठीक, इसलिए निरंकुशता बनी रही। यहां पे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम को क्या कहा है? अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी। एक ऐसी गाड़ी जिसका कोई इंजन नहीं है और वो ब्रेक मार रही है बार बार। तो किस अधिनियम को अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी बोलते हैं? तो 1935 के अधिनियम को। किसने बोला? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, इसी को दास्ता या गुलामी का अधिकार पत्र भी बोला इन्होंने। ठीक, और जिन्ना ने इसे क्या बोला? पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से अस्वीकृत। ठीक है, इस अधिनियम को नेहरू जी ने और जिन्ना ने क्या बोला, इसे आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करें और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।